जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग सीटेट पेपर 2 के लिए मैथ और साइंस का अपना सीरीज चला रहे थे, जिसमें फिजिक्स पार्ट का लगभग हम लोगों ने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। आज फिजिक्स चैप्टर से ही हीट चैप्टर के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग किस पे बात करते हैं, हमारा जो कंटेंट होता है वो एनसीईआरटी बेस्ड होता है। क्वेश्चन जो होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है ना। आने वाले टाइम में हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लेंगे, ठीक है। अगर आप लोग पेपर 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मैं डेली शाम को 6 बजे मैं फिजिक्स और साइंस और मैथ के लिए क्लासेस अपलोड करता हूँ अल्टरनेट डेज पे। मीन्स कि एक दिन फिर साइंस की क्लास आती है और एक दिन मैथ की क्लास आती है, ठीक है ना। इस बेसिस पे हमारी क्लासेस चलती हैं। तो आ जाइए, आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये इसमें हमने क्या क्या टॉपिक लिए हैं। एक तो देखिए, हम लोग बेसिक डिस्कशन करेंगे इसके बारे में, अपने हीट के बारे में। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसका हीट ट्रांसफ़र के बारे में, कैसे ट्रांसफ़र होता है। फिर हम लोग बात करेंगे सी ब्रिज और लैंड ब्रिज के बारे में बात करेंगे। और फिर उसके बाद कुछ पैमाने हैं उनको देखेंगे, और उसके बाद हम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। तो आ जाइए, आज की क्लास को शुरू करते हैं। और अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके से हम लोग कंटिन्यूअस अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद प्रैक्टिस सेट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग हीट की बात कर लेते हैं, या ऊष्मा की। तो ये क्लास 7th की एनसीईआरटी में पूरा डिटेल में दिया हुआ है, जिसका कंटेंट भी मैंने पीडीएफ फॉर्म में भी, इमेज फॉर्म में भी लगा रखा है, और मैं उसको एक्सप्लेन भी करूँगा आप लोगों के साथ, ठीक है। तो देखिए क्या है, हीट क्या होता है या ऊष्मा क्या होता है। देखिए, कोई भी देखिए, अगर इसके बुकीज लैंग्वेज को देखें तो कह रहा है द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस आर कोल्डनेस ऑफ अ सब्सटेंस। मतलब किसी भी वस्तु को टच करके, छू करके वो कितना गर्म है या वो कितना ठंडा है, इसके बारे में जो चीज़ जहाँ से जिससे हमें अनुमान होता है, उस क्वांटिटी को, उस सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्मा बोलते हैं या हीट बोलते हैं। ये एक तरह की क्या होती है, एनर्जी होती है। ऊष्मा हमारी एक तरह की क्या होती है, एनर्जी होती है, ठीक है ना। तो आई होप ये डेफिनेशन आप लोगों को समझ गया होगा कि क्या होता है ऊष्मा। क्या होता है, एक तरह की फीलिंग्स होती है कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडा है, उसके बारे में जो जानकारी मिलती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हीट मिलते हैं, ठीक है ना। अब इसको मेज़र करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, जिस उपकरण का यूज करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मामीटर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज़ का अगर हमें टेम्परेचर चेक करना है, जैसे मान लो कोई बहुत ज़्यादा गर्म है, कोई लकड़ी या लोहा है, तो उसको तो हम लोग टच करके पता कर लेते हैं। लेकिन वही अगर हमें बॉडी टेम्परेचर या किसी केमिकल का टेम्परेचर, इस तरह की चीज़ों के बारे में अगर हमें बात करना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, थर्मामीटर बोला जाता है, ठीक है ना। ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग देख लेते हैं मेजरिंग ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर को कैसे मेज़र किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, ये जो थर्मामीटर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से सीटेट में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि थर्मामीटर के टाइप और उनकी रेंज से लेकर के क्वेश्चन, ठीक है ना। तो देखिए, जो अगर इंडस्ट्री की बात करें तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ थर्मामीटर अवेलेबल। मतलब हमारे यहाँ कितने, 2 तरह के थर्मामीटर पाए जाते हैं। एक तो हमारा होता है क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर का मतलब वो हो गया जो हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेजर करता है, जो डॉक्टर्स वगैरह यूज करते हैं, जो क्लिनिक पे अवेलेबल होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ समझ गए क्लिनिकल थर्मामीटर क्या होता है। वहीं एक दूसरा जो पार्ट आता है वो होता है लेबोरेटरिकल, मतलब जो लैब में थर्मामीटर इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लेबोरेटरिकल थर्मामीटर, ठीक है ना। ये हो गया, ये कॉमन टेम्परेचर को मापने के लिए यूज किया जाता है। तो 2 तरह के थर्मामीटर हमने बताए। एक हमारा कौन सा होता है, क्लिनिकल, ये लिख लो हिंदी में भी, क्लिनिकल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लिनिकल थर्मामीटर, दूसरा होता है क्या, लेबोरेटरिकल थर्मामीटर। 2 हो गए। अब यहाँ से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं उस पर बात कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन बनता है इनकी रेंज से, कि कितनी रेंज में ये है, ठीक है ना। कि जैसे हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, यहाँ पे मैंने लगा रखे हैं, एक बार मैं यहाँ से फ़ोटो हटा करके दिखा देता हूँ। देखिए, जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है हमारा, क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, इसकी रेंज होती है 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, याद कर लीजिए। अभी दिखाऊंगा आपको कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, कितनी बार, ठीक है ना। तो ये कितना होता है,
क्लिनिकल थर्मामीटर की रेंज होती है 35 डिग्री से 42 डिग्री सेंटीग्रेड। वहीं अगर हम लैब वाले की रेंज की बात करें, लैबोरेट्रिकल जो हमारा थर्मामीटर होता है उसकी रेंज होती है -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। तो ये दोनों ही रेंज आपको याद रखना कंपलसरी है, ठीक है। अच्छा देखिए, अगर मैं क्वेश्चन ये बनता है कि किसकी रेंज ज़्यादा है किसकी रेंज वाइड है मतलब, तो वो क्या बताओगे, जो लैब वाले रेंज होती है लैब वाले थर्मामीटर की उसकी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू क्लिनिकल थर्मामीटर से, ठीक है ना। ये आप लोगों को दिख भी रहा होगा, क्लिनिकल जो होता है 35 से केवल 42 तक होता है, और वहीं लैबोरेटिकल जो होता है वो -10 डिग्री से प्लस के 110 डिग्री तक होता है, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें आप लोग समझ गए हैं। आ जाइए आगे की चीज़ों को डिस्कस करते हैं हम लोग। मैंने बहुत ज़्यादा इधर उधर के टॉपिक नहीं लिए, टू द पॉइंट कंटेंट लिया हुआ है, ठीक है ना, जहाँ से आप लोगों को डायरेक्टली क्वेश्चंस में सॉल्व करने में हेल्प मिल जाए, ठीक है ना। अब आ जाते हैं, अब हम देखते हैं हीट ट्रांसफ़र कैसे होता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कैसे ट्रांसफ़र होता है, या एक ही बॉडी के दो डायरेक्शन में कैसे ट्रांसफ़र होता है, उस पर बात कर लेते हैं। तो देखिए, अगर हीट ट्रांसफ़र के मेथड की बात करें तो यहाँ 3 तरीके के मेथड है, ठीक है। हीट ट्रांसफ़र 3 तरीके से होता है। नाम क्या है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये नाम जो आते हैं पेपरों में वो होता है एक कंडक्शन, ठीक है, जिसको हिंदी में बोला जाता है चालन विधि द्वारा ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसफ़र होती है। दूसरा पॉइंट आता है कन्वेक्शन, जिसे हिंदी में संवहन विधि कहा जाता है, ठीक है ना। अब तीसरा जो हमारा मेथड होता है हीट ट्रांसफ़र करने का वो क्या होता है, रेडिएशन, जिसे हिंदी में हम लोग विकिरण कहते हैं, ठीक है ना। तो ये 3 तरीके, ये तीनों नाम आपको याद रहने चाहिए। अब हम लोग इसके बारे में देखते हैं कि कंडक्शन किसे कहते हैं, या चालन विधि किसे कहते हैं, कन्वेक्शन किसे कहते हैं, ठीक है। तो आ जाइए, देखिए, एक तो आप जिनको बुक पढ़ने की आदत है उनके लिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पूरा इमेज लगा रखी है, पूरा डेफिनेशन है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। बाकी मैं आसान भाषा में इसको समझा देता हूँ क्या होता है। देखिए, कंडक्शन की अगर बात करें, यह विधि जो होती है ज़्यादातर ठोस पदार्थों में इस्तेमाल होती है, ठीक है। ठोस पदार्थों में जो कंडक्शन होता है, ऊष्मा प्रवाहित होती है, वो चालन विधि से होती है। इसमें क्या होता है, जैसे एक ये कोई ठोस लकड़ी का टुकड़ा है सपोज, या कोई भी चीज़ है, या मान लो लोहे की छड़ है, इसके एक सिरे को हमने क्या किया, गर्म किया, एक सिरे को हीट किया। तो अब कुछ देर बाद हम लोग आभास करते हैं कि इसका दूसरा सिरा भी क्या हो जाता है, हीट हो जाता है। तो इसका मतलब ऊष्मा जो है या एक सिरे से दूसरे सिरे तक विजिट की है, तो पर किस मेथड से की है, तो ये करी हुई है कंडक्शन मेथड या चालन मेथड से। इसमें क्या होता है कि एक पार्टिकल जैसे ये जो गर्म हो गया ना, तो ये अपनी ऊष्मा को पड़ोसी पार्टिकल को ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है। उसी तरह से जब ये गर्म हो जाएगा तो ये इसको ट्रांसफ़र कर देगा। तो इस तरह से जो पार्टिकल लगे होते हैं ठोस में, तो एक दूसरे को ऊष्मा ट्रांसफ़र कर करके एक एंड से दूसरे एंड में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी विधि को चालन विधि कहा जाता है कि चल चल के ऊष्मा जा रही है, ठीक है। तो ये आ जाता है हमारा कंडक्शन, ये ज़्यादातर इस्तेमाल होता है ठोस में, ठीक है। तो ये आप लोगों को यहाँ लिखित में भी है इंग्लिश में, आप लोग वहाँ से भी समझ सकते हैं। एक तो ये समझ गए। अब देखिए क्या होता है, कन्वेक्शन, संवहन कैसे काम करता है। ये ज़्यादातर होता है किसमें, लिक्विड में। देखिए क्या कन्वेक्शन या संवहन, द ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन लिक्विड एंड गैस टेक प्लेस इन कन्वेक्शन, मतलब जो तरल पदार्थ होते हैं या फिर गैसियस पदार्थ होते हैं उसमें ऊष्मा का चालन कैसे, कौन सी विधि से होता है, संवहन विधि से होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, जैसे आप देखते होंगे एक बकेट आप पानी भर लीजिए इस तरह से, ठीक है ना, पानी पूरा भर लेंगे। अब यहाँ पे आप ऊष्मा देना शुरू करते हैं नीचे से, ये स्टोव लगा लिया, यहाँ से ऊष्मा देना शुरू करते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये जो कन्वेक्शन विधि होता है या संवहन विधि क्या होता है, जो पार्टिकल नीचे का गर्म हुआ ना, ये ऊष्मा को लेकर के ऊपर चला जाता है, ठीक है। अब जो ठंडा वाला पार्टिकल था वो नीचे आ जाता है इसकी जगह पे, फिर ये भी गर्म होता है, ये ऊपर चला जाता है, फिर ये चला आता है। इस तरह से क्या करता है हमारा संवहन या कन्वेक्शन विधि काम करता है। तो ये किस में अप्लाई होता है, ज़्यादातर लिक्विड और गैसियस मेथड में ये अप्लाई होता है हमारा, कौन सा, कन्वेक्शन मेथड, ठीक है। ये आपको समझ आ गया। इन दोनों, देखो क्वेश्चन अगर पूछ सकता है कि किसमें माध्यम की ज़रूरत होती है, तो इन दोनों में ही, चालन और संवहन दोनों में ही माध्यम की ज़रूरत होती है ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए। अब वहीं आ जाते हैं हम लोग रेडिएशन या फिर विकिरण की बात कर लेते हैं अपने। तो विकिरण क्या होती है, देखिए बहुत सबसे आसान ये है कि जिसमें माध्यम की ज़रूरत ना पड़े, ऑब्जेक्ट कहीं दूर हो जो हीट प्रोड्यूस कर रहा है और दूसरी जगह की चीज़ें गर्म हो रही हैं, तो उसे हम लोग क्या करते हैं, विकिरण करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे
अगर सन से जो लाइट आती है लेकिन अर्थ पे हमें गर्मी देती है ना, सन की लाइट हमें अर्थ पे गर्मी देती है, इसका ये मतलब हो गया कि ये जो ऊष्मा आई है बिना किसी माध्यम के आ रही है, कहीं पे एयर है कहीं पे नहीं भी है, तब भी माध्यम नहीं है, तब भी वो ऊष्मा यहाँ तक ट्रांसफ़र हो रही है। तो इस तरह के जो ट्रांसफ़र होता है ऊष्मा, उसे रेडिएशन या फिर विकिरण कहते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने लिख रखा है रेडिएशन के बारे में, कह रहा है ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाई रेडिएशन रिक्वायर्ड नो मीडियम, कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। हीट ऑफ अर्थ बाई सन एंड एग्जाम्पल, देखिए है ना, हीटिंग ऑफ अर्थ, अर्थ कैसे गर्म हो जाता है सन से, ये विकिरण द्वारा या फिर रेडिएशन द्वारा हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक हमने अच्छे से क्लियर कर लिया तीनों टाइप को। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। एक बार इस PDF को स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट स्लाइड को देख लेते हैं क्या कह रहा है। देखिए ये सारे कंटेंट ना आप अगर ढूंढेंगे तो NCERT क्लास 7th में मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब देखिए एक टॉपिक है NCERT क्लास 7th में, और यहाँ से क्वेश्चंस भी कई बार बने हुए हैं, तो इसको मैंने ले लिया है। इसमें है एक सी ब्रिज, दूसरा बोला जाता है लैंड ब्रिज। ये क्या होती है, इनकी हिंदी होती है समुद्री समीर, हिंदी लिख देता हूँ मैं, समुद्री समीर, ये हो गया। और ये लैंड ब्रिज का मतलब होता है स्थलीय समीर, स्थलीय समीर। समीर का मतलब आप लोग समझते होंगे, समीर हवा को बोला जाता है। ठीक है, स्थलीय समीर। अब इसमें क्या होता है, देखिए ये डे के टाइम, दिन के टाइम में क्या होता है, समुद्र के किनारे की जो रेतीला पार्ट होता है या समुद्र के किनारे का जो एरिया होता है वो धूप की वजह से क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ठीक है ना, तो जब वहाँ गर्म हो जाता है तो क्या होता है, वहाँ से जो वहाँ की जो हवाएं हैं गर्म होने के बाद ऊपर उठने लग जाती हैं। ठीक है ना, जैसे ये एरिया है देखिए समुद्री, यहाँ से जो रेतीला पार्ट है ये सबसे पहले गर्म होगा और यहाँ से हवाएं क्या होती है, ऊपर उठने लग जाती हैं। जब ये हवाएं ऊपर उठने लग जाती है ना, तो यहाँ पे खाली जगह बन जाता है। तो अब उस प्लेस को कवर करने के लिए यहाँ समुद्र से ठंडी हवाएं उठ करके यहाँ पे चली जाती हैं। ठीक है ना, तो देखिए कहाँ से, सी से लहरें उठकर, हवाएं उठ करके लैंड की तरफ जा रही हैं ना, तो इसे बोला जाता है सी ब्रिज। ठीक है ना, ये मेथड होता है। ये दिन के टाइम में ही ज़्यादातर घटनाएं आपको देखने को मिलती हैं, क्योंकि दिन में धूप तेज होती है। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए होंगे क्या होता है सी ब्रिज या समुद्री समीर। ठीक है, यहाँ पे अभी क्वेश्चन भी मैं डिस्कस करा दूंगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, अच्छा, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये गर्म हवाएं गई तो इसका स्थान क्यों गिर रहा है, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज़ एम्प्टी नहीं रहता। अगर कुछ नहीं प्रेजेंट होता है तो वहाँ एयर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अदरवाइज उसे वैक्यूम क्रिएट करके बनाना पड़ेगा। अगर फ्री रहेगा तो वहाँ कुछ नहीं होगा, तो एयर जा करके वो प्लेस ले लेती है। ठीक है, और जो नम एयर होती है वो नीचे होती हैं, और जो मतलब हल्की हो जाती हैं वो ऊपर उठ जाती हैं। तो देखो ये गर्म होकर के हल्की उठ के ऊपर हुई, तो इसका स्थान घेरने के लिए कहाँ से हवाएं आएंगी, समुद्र से आएंगी। तो इसे फिर यही बोला जाएगा समुद्री समीर। समुद्र से स्थल की तरफ जाएगा तो उसका नाम हो जाता है समुद्री समीर या सी ब्रिज। इसका जस्ट रिवर्स होता है क्या, लैंड ब्रिज। इसमें क्या होता है, रात के टाइम में क्या होता है ना, ये जो रेत होती है वो अधिक ठंडी हो जाती है। ठीक है ना, जस्ट अपोजिट होता है। तो अब ये ठंडी हो गई है और इसकी हवाएं जो होती हैं ऊपर उड़ जाती हैं समुद्र की जो गर्म है हवाएं इन कंपैरिजन टू लैंड, वो ऊपर की तरफ उड़ जाएंगी। तो उसका स्थान घेरने के लिए जो स्थलीय हवाएं हैं वो यहाँ चली जाती हैं, तो ये लैंड ब्रिज बना लेती हैं। ठीक है ना, तो लैंड से कहाँ जा रही हैं, समुद्र की तरफ। ठीक है ना, तो स्थलीय समीर इसे बोला जाता है। ये पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे अभी, तो वहाँ पे जो थोड़ा बहुत डाउट होंगे वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आ जाइए फटाफट से क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, ये कुछ पैमाने हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं, कई बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाता है। पैमाना क्या है, 3 पैमाने हम लोग मेज़र करते हैं बेसिकली। एक सेंटीग्रेड में ऊष्मा को मापा जाता है, या फिर फ़ारेनहाइट या केल्विन, ये 3 होते हैं। इन पे सेम पॉइंट पे कब गलनांक होता है कब क्वथनांक होता है उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए गलनांक क्या है, अगर डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें तो गलनांक 0 डिग्री पे होता है। क्वथनांक की अगर बात करें तो क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। अगर उसी चीज़ को फ़ारेनहाइट में मेज़र करें तो जो गलनांक हो जाता है 32 फ़ारेनहाइट हो जाता है, और क्वथनांक हो जाता है 212 फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये हो गया। और अगर केल्विन में हम चीज़ें मेज़र करना चाह रहे हैं तो गलनांक हमारा कितना हो जाता है 273 केल्विन, और क्वथनांक हो जाता है 373 केल्विन। ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। ठीक, और आप लोगों ने स्कूल टाइम में ये फार्मूला तो ज़रूर पढ़ा होगा कि डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू होता है 5/9 F - 32।
और ये केल्विन के बराबर कितना होता है K माइनस 273, ठीक है ना। जो डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन के बीच का अंतर 273 का होता है ना, तो ये चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है अगर न्यूमेरिकल आ जाता है तो, ठीक है। यहाँ पे हमने बता रखा है C किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिग्री को, K केल्विन को, F फ़ारेनहाइट को, ठीक है। आ जाइए अब हम लोग अपने क्वेश्चंस पे डिस्कस कर लेते हैं, थोड़े से क्वेश्चंस भी कर लेंगे तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट की और अच्छे से क्लियरिटी हो जाएगी और एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, चिकित्सकीय मतलब क्लिनिकल तापमापी थर्मामीटर की बात कर रहा है, का जो परिसर है, रेंज है 35 डिग्री से 42 डिग्री तक है। ये मैंने बोला था ना, याद रखना। तो सही बात बोल रहा है। कितना होता है क्लिनिकल थर्मामीटर की जो रेंज होती है 35 से 42 ही तो होती है। तो पहला कथन तो बिल्कुल सही बात का है, ठीक है। दूसरी कथन की देख लेते हैं। कह रहा है लैबोरेट्रिकल मतलब प्रयोगशाला तापमापी लैबोरेट्रिकल थर्मामीटर का जो रेंज है, परिसर है, वो 10 डिग्री से 110 होता है। क्या मैंने ये बताया था? सोचिए एक बार, ये होता है जो लैब वाला होता है, ये -10 डिग्री से होता है कहाँ तक, ये होता है 110 प्लस के। तो ये स्टेटमेंट तो गलत दे रखा है, तो ये गलत हो गया। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा कथन ए करेक्ट है और कथन बी करेक्ट नहीं है, ठीक है। देखिए ऑप्शन कहाँ है, ए, और कथन ए सही लेकिन कथन बी गलत, तो ये फोर्थ ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहे हैं आप लोगों को क्वेश्चन? आ जाइए नेक्स्ट को डिस्कस करते हैं अपने। हाँ देखिए अब ये क्या कह रहा है, द रीजन ऑफ सी ब्रिज। सी ब्रिज का मतलब हो गया समुद्री समीर। समुद्री समीर, समुद्री समीर का क्या रीजन है, अभी हमने बहुत अच्छे से आप लोगों को बताया था। समुद्री समीर कब बनता है, दिन के टाइम में स्थल की जब हवाएं ऊपर उठ जाती है गर्म होकर के, तो समुद्र की हवाएं उसका स्पेस ले लेती हैं, यही रीजन होता है। तो देखिए ऑप्शन कह रहा है ड्यूरिंग द डे, बात सही है, ठीक है। तो नाइट वाले तो सारे गलत हो जाएंगे, क्योंकि जो समुद्री समीर है, सी ब्रिज है, वो तो दिन में बनता है। कह रहा है द लैंड गेट हीटेड, ज़मीनें जो होती हैं गर्म हो जाती हैं फास्टर देन द सी वाटर। सही बात है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरे में क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द डे द सी वाटर गेट हीटर, नहीं, समुद्र का पानी जो होता है इतनी जल्दी गर्म नहीं होता है, रेत जल्दी गर्म हो जाती है, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे समुद्री समीर का क्या रीज़न होता है और मतलब सी ब्रिज का बनने का क्या रीज़न होता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हमने कर लिया। आओ अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपने। देखिए अब क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। पहला कह रहा है डॉक्टरी थर्मामीटर यानी कि क्लिनिकल थर्मामीटर का उपयोग उबलते द्रवों को ताप के लिए किया जाता है। नहीं भाई, ये तो हम लोग बॉडी टेम्परेचर मेजर के लिए करते हैं, गलत हो गया। कह रहा है कमरे का ताप मापने के लिए थर्मामीटर का परिसर 30 डिग्री से 100 डिग्री तक ही होता है, ऐसा कुछ थोड़ी है। कमरे का ताप तो कितना भी हो सकता है, वो आप 10 डिग्री पे भी आ सकता है, 100 प्लस भी हो सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी ये कथन गलत हो गया। दूसरा कह रहा है प्रयोगशाला मतलब लैबोरेट्रिकल की रेंज कह रहा है 35 से 42 होती है, गलत है। ये तो -10 से कितना होता है, 110 होता है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर मतलब जो लैबोरेट्रिकल की रेंज होती है क्लिनिकल से अधिक होती है क्या, बिल्कुल सही बात है। क्यों, अभी मैंने आप लोगों को बताया ना, क्लिनिकल जो लैबोरेट्रिकल होता है -10 से कहाँ तक होता है, 110 प्लस तक, और वही क्लिनिकल होता है 35 से लेकर के 42 तक। तो देखिए ये रेंज ज़्यादा है ना, तो यही कहा है अधिक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सारे प्रीवियस ईयर में आपके पूछे हुए क्वेश्चन हैं। और कौन सा क्वेश्चन बच रहा है, ये दो लास्ट क्वेश्चन है, इनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये रहा पहला, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसमें ऊष्मा का स्थानांतरण चालन, ठीक है ना, कंडक्शन विधि से होता है। तो बताइए चालन विधि से किसमें होएगा, रूम हीटर में चालन विधि से थोड़ी होता है, ये तो विकिरण से होता है कि एक जगह हीटर चलता है और पूरा रूम गर्म हो जाता है, ठीक है। तो ये विकिरण हो गया। अब दूसरा क्या है, सूर्य से पृथ्वी, ये भी विकिरण की बात कर दिया। अब क्या कर रहा है, गर्म चाय में डूबने पर चम्मच के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, ये तो देखो ये बढ़िया आंसर है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इसमें स्थानांतरण चालन विधि से हो रहा है। क्योंकि एक चम्मच का, देखिए चम्मच इस तरह से आप लोग बनाते हैं ना, बनाना भी तो नहीं आ रहा, ये रहा, एक सिरा गर्म होता है तो हीट ट्रांसफ़र होकर के यहाँ तक गर्मी आ जाती है, तो ये किस वजह से होती है, चालन होकर के जाता है, ठीक है। तो ये भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला। यहीं पे एक और क्वेश्चन है, ये वैसे ही न्यूमेरिक चीज़ें हैं, इनको याद रखिएगा आप लोग। कह रहा है 1 जूल निम्न में से किसके तुल्य है, मतलब किसके बराबर होता है। तो 1 जूल जो होता है ये बराबर होता है 1/4.2
कैलोरी के। ये बात आप लोग याद रखना, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन है क्या? नहीं। तो इस वीडियो में हम लोग इतने क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये छोटा सा चैप्टर था जिसका डिस्कशन हम लोगों ने अच्छे से कर लिया है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में इसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, एक एक चैप्टर को, ठीक है। हम लोग एग्जाम से पहले पहले अपने पूरे सिलेबस को कवर करके प्रैक्टिस स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।